हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ Wikidots। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन जो आपके एचपीटेट नॉन मेडिकल के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि जो आपकी साउंड है वो ट्रेवल करती है एज कम्पेयर टू सॉलिड में सबसे अधिक ट्रेवल फास्ट करती है, फिर उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैसेस में। ठीक है, अब हमने आपके साथ साउंड वाला जो टॉपिक है उस वीडियो में आपके साथ इस टॉपिक पर डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है, अगर आपने देखी होगी तो आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो साउंड है डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर के अलावा ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में। ठीक है, और आपका जो ह्यूमिडिटी है और साथ में आपकी विंड की डायरेक्शन कितनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, कि आपकी जो साउंड है वो अधिक दूर तक सुनाई क्यों देती है। क्योंकि आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब कि लिक्विड क्या है, लिक्विड की मात्रा जो है एयर में बढ़ जाती है। ठीक है, बारिश के दिन में लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब लिक्विड में जो एयर है, सॉरी साउंड है, ट्रेवल फास्ट करती है। ठीक है, तो साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट है द यूनिट एन एस इज इक्विवेलेंट टू। तो आपको पता होगा एन आपके पास न्यूटन का यूनिट होता है। ठीक है, न्यूटन दैट इज यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू फोर्स आपकी होती है एम इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर। एम यहाँ पे मास है, ए एक्सेलेरेशन है। अब एम का एसआई यूनिट आपके पास होता है किलोग्राम और एक्सेलेरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर सेकंड इनवर्स के। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था वीडियोस में। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो। नेक्स्ट है आपके पास 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर आपका होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मीटर नहीं दे रखा है। ठीक है, सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो 1 मीटर में आपके पास कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। तो इस हिसाब से आपके पास जब इसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा ये आपका बन जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, तब आपके पास चार चीजें होती हैं। फर्स्ट आपकी होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम। क्या होता है, ओम। ठीक है, अब रेजिस्टेंस आपकी होती है इक्वल टू एल इंटू सॉरी रो इंटू एल अपॉन ए के बराबर होती है। रो आपकी रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टिविटी। क्या रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, इस तरह से आप सीक्वेंस वाइज चीज़ों को याद रखेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं रजिस्टिविटी के यूनिट निकालूं तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, ए हमारे पास एरिया होता है, इसको हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। एल आपके पास लेंथ है, इसको मेजर करते हैं मीटर में। मीटर से स्क्वायर कट गया तो आपके पास जो रजिस्टिविटी है इसका यूनिट क्या बन जाएगा, ओहम इंटू मीटर। क्लियर। अब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी तरह आपकी जो रेजिस्टिविटी है इसके उल्टा होता है कंडक्टिविटी, दैट इज कंडक्टिविटी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी के आपके पास यूनिट हो जाएंगे ओहम मीटर। ठीक है, और कंडक्टिविटी के आपके यूनिट हो जाएंगे 1/ओहम इंटू मीटर। अब 1/ओहम आपके पास रिप्रेजेंट करता है साइमंस, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास साइमन अपॉन मीटर, दैट इज साइमन पर मीटर, आपके कंडक्टिविटी के एसआई यूनिट हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड इफ प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज टू डबल व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड। और ये क्वेश्चन भी हमने आपके साथ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, साउंड वाले टॉपिक में। ठीक है, अब हमने बताया था कि आपका जो प्रेशर है उसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, वेलोसिटी पर। ठीक है, तो जितनी वेलोसिटी पहले थी, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने पर भी वेलोसिटी उतनी रहेगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो बेसिकली जो आपका सन है इसमें आपके पास होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप है दैट इज ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये आपस में फ्यूज होके, ठीक है, फ्यूज होके क्या बनाते हैं, हीलियम, और क्या देते हैं, एनर्जी। और प्लस में आपके पास क्या बनता है यहाँ पे, न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, तो फ्यूजन इसका, न्यूक्लियर फ्यूजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो इजी है ये तो, सरफेस टेंशन के कारण आपका स्फेरिकल नेचर होता है टू ऑक्यूपाइज मिनिमम सरफेस एरिया। क्लियर। नेक्स्ट है कि 200
बस 20 आपके पास वोल्टेज दे रखी है और 100 वाट की आपके पास पावर है, इज कनेक्टेड एट 110 वोल्टेज सोर्स, द पावर कंजप्शन वाइबल इज। तो मतलब कि कह रहा है कि 220 के वोल्टेज पर आपकी जो पावर है वो शो करता है 100 वोल्ट की, ठीक है। 110 वोल्टेज जब होगी तब आपकी जो पावर है वो कितनी होगी। तो आपके पास इसका फार्मूला होता है P इजकल टू वी स्केयर पुन आर। पहले आपको रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस को निकाल लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्केयर अपॉन पी फर्स्ट केस में। वी आपके पास फर्स्ट केस में 220 है, ठीक है। 220 गुणा 220 हो जाएगा जी। अपॉन में पावर आपके पास 100 वाट है तो 100 वाट। तो यहाँ पे जीरो जीरो कट जाएंगी, 22 गुणा 22 कितना हो जाएगा, 484, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपके पास 484 ओम आ चुकी है। अब हमने निकालना है कि अगर आपके पास वोल्टेज 110 है तब पावर कितनी होगी। तो सिंपल फॉर्मूले पुट कर दीजिए, पावर आपने निकालनी है। रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, आपके पास क्या हो जाएगा, 110 गुणा 110 बटे में रेजिस्टेंस 484। तो 11 11 121, ठीक है। तो ये कट जाएगा मेरे ख्याल से, इससे 11 से काटेंगे तो 11 चौके 44, 4 बचे। फिर 11 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, तो 100 बटे 4 आ गया, तो 4 को 100 से काटेंगे तो 25। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 25 वाट। क्लियर। नेक्स्ट है स्विमिंग पूल लुक्स लेस डीपर देन इट्स रियल डेप्थ, द रीजन इज सिंपल। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ऑप्टिक्स में। नेक्स्ट है व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। सिंपल है, ये नेगेटिव हो जाएगी ऊपर की तरफ जब हम बॉल को फेंकेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दूर दृष्टि निवारण के लिए काम लेते हैं, ठीक है। तो दूर दृष्टि निवारण के लिए आपके पास जो काम लिया जाता है वो है उत्तल लेंस, दैट इज कनकेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मली आपकी जो आई विजन होता है, ठीक है, जैसे आपके पास ये आईज है, ठीक है, ये मैंने एक रेटिना टाइप, ये आपकी लेंस वन यहाँ पे आपका होता है, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो उसकी जो इमेज बनती है वो यहाँ पे रेटिना पे बनती है, ठीक है। जब आपके पास दूर दृष्टि आपको रोग हो जाता है तब आपकी जो इमेज होती है, ठीक है, जैसे आपकी ये आइज है, ठीक है, तब आपकी जो इमेज होती है वो बियॉन्ड रेटिना बनती है, ठीक है, जिसे हम दूर दृष्टि रोग कहते हैं। तो इसको क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं उत्तल लेंस का। ये आपके पास आइज है, इसके आगे हमने एक उत्तल लेंस रख दीजिए, दैट इज कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इसमें से जो है वो रेज ऑफ लाइट है, थोड़ा सा बेंड करेंगी अंदर की तरफ, ठीक है, फिर से यहाँ टकराएंगी और आपकी जो इमेज है प्रॉपर रेटिना पर बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका यूनिट होता है वेबर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका टेस्ला होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, वो आपका वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट है एट व्हाट एंगल विद हॉरिजॉन्टल ए स्टोन शुड बी थ्रोन सो दैट इट कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो सिंपल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। नेक्स्ट है विच फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो जैसे आपके पास अगर मैं ग्राफ बनाऊं वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है, जो आपकी स्लोप है वो एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब जो एरिया इसके नीचे बनता है, ठीक है, ये इस एरिया ये रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट डैश। तो आपका जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है वो इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे कोयल लगी होती है प्राइमरी कोयल और यहाँ पे सेकेंडरी कोयल लगी होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टर्न्स होते हैं। अब यहाँ पे जब आप इसको यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द वोल्टेज, जैसे आपके पास 100 वोल्टेज थी, ठीक है, और करंट आपके पास 10 एम्पियर था, ठीक है। तो आपके पास पावर कितनी हो जाएगी, तो पावर होती है वी इंटू आई, दैट इज 1000, ठीक है, 1000 वाट की पावर हो जाएगी। अब आपके पास स्टेप अप वोल्टेज क्या करता है, आपकी जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज कर देता है, मान लीजिए 100 से 400 हो जाएगी, ठीक है। तो तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर आपकी 1000 ही रहेगी, ठीक है। 1000 से आप 400 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2.5। तो 2.5, तो मतलब कि आपका जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है
वो आपका कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एट हायर करंट टू लोअर करंट। तो लो वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ ए वायर of resistance R is melted and recast to half of its length, then the new resistance of wire will be। तो जैसे मान ली हमने अभी पढ़ा, रेजिस्टेंस आपकी होती है रो इंटू एल अपॉन ए के बराबर। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एरिया आपके पास नहीं दे रखा है। ठीक है, लेकिन बोला है कि हमने उसको मेल्ट करके फिर से रिकास्ट किया, मतलब कि रिकास्ट किया मेल्ट करके, तो मतलब कि उसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एरिया को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज रो इंटू एल। एरिया क्या, वॉल्यूम आपका होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी, एरिया वॉल्यूम और लेंथ ऊपर जाके स्केयर हो जाएगी। अब अब क्वेश्चन में बोला है कि आपकी जो लेंथ है वो क्या कर दी गई है, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब कि लेंथ को उसका आधा कर दिया गया है। तो मान लीजिए पहले आपके पास रेजिस्टेंस थी रो इंटू लेंथ, आपके मान लीजिए पहले थी दो, तो दो थी, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लेंथ की, एल स्केयर की। तो पहले आपके पास जो लेंथ मान लीजिए दो है, ठीक है, अब कितनी हो गई है, दो का आधा। ठीक है, तो दो का आधा हो गया है लेंथ, तो मतलब कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी कम हो जाएगी, वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। जैसे आपके पास मान लीजिए रेजिस्टेंस पहले थी, सॉरी लेंथ थी आपके पास चार मान लेते हैं, ठीक है, चार थी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, चार चुके 16। अब इसका आधा हो गया, चार का आधा हो जाएगा दो, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब कि 4। अब 16 से रेजिस्टेंस पहले अब कितनी रहेगी, चार, तो मतलब कि 4 टाइम्स कम होगी। तो R/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट बैक रेडियो वेव्स टू अर्थ सरफेस। तो सिंपल है, आपकी जो आइनोस्फेयर है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है रेडियो वेव्स को। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आपके पास एक ट्रिक है। जैसे एक शॉर्ट स्टोरी आप सुन लीजिए। ठीक है, एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का था, उसकी एक्स उसको छोड़ के चली गई। ठीक है, लड़का था, उसकी एक्स उसको छोड़ के चली गई, एक्स थी, ठीक है, चली गई। अब वो क्या करने लगा, गाने सुनने लगा, रेडियो पर गाने सुनने लगा, और उसी गानों से, रेडियो पर जो गाने चल रहे थे उससे उसको प्यार हो गया। तो उसने बोला, रेडियो मिर्ची आई लव यू। ठीक है, रेडियो मिर्ची पे गाने सुनने लगा, तो बोला उसने, मतलब कि दिल से बाजा, ये रेडियो मिर्ची आई लव यू, एक्स को भुलाने के लिए। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं आपकी सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशंस को। जी से आपके पास हो जाएगी गामा रेस, एक्स से एक्स रेस, और यू से आपके पास, इसको इस तरीके से याद रखिए, आई लव यू से आपके पास हो जाएगी अल्ट्रा वायलेट रेस, लव से आपके पास हो जाएगी विजिबल। ठीक है, आई लव से विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो आपको 7 कलर दिखते हैं, ठीक है, दैट इज विव क्योर। ठीक है, विव क्योर, वो इस रीजन में फॉल करते हैं। आई से आपके पास हो जाएगी इंफ्रारेड रेज, मिर्ची से माइक्रोवेव रेज, और रेडियो से रेडियो वेव्स। ठीक है, अब रेडियो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इस तरफ को जाते जाते हमारी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, मतलब कि डिक्रीज होती जाती है, तो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो होती है गामा रेज की। ठीक है, तो गामा रेज कहाँ पे है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ टू प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर एट आर inclined at angle of 30 degree with each other, then the number of images formed by an object lying between them। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, दैट इज 360 अपॉन थीटा। थीटा आपके पास 30 डिग्री दे रखा है, जीरो से जीरो कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अगर आपके पास सोल्व करके इवन नंबर आता है, तब हम उसमें से -1 करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। नेक्स्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो मतलब कि आपने देखिए कुदरत का करिश्मा देखिए आप, जैसे आपने तालाब देखे होंगे। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, सर्दियों में जो ठंडा पानी होता है, ठीक है,
वो ज़्यादा भारी होता है, ठीक है। अब आपको पता है जो भारी चीज़ है वो नीचे जाएगी और हल्की चीज़ ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ठंडा पानी जो होता है वो ज़्यादा भारी होता है, जैसे आपके पास 10 डिग्री ऊपर ठंड होगी, ठीक है। ऊपर का पानी 10 डिग्री पे हो गया, नीचे जो पानी है वो गर्म है। अब क्या होगा, जो ठंडा पानी है वो नीचे चला जाएगा, मतलब कि 10 डिग्री का पानी नीचे चला जाएगा क्योंकि ज़्यादा भारी है, ज़्यादा इसकी डेंसिटी है। अब जो ऊपर का पानी, नीचे का पानी मान लीजिए 9 डिग्री पर था, ठीक है। 9 डिग्री का पानी ऊपर आ गया और 10 डिग्री का पानी नीचे चला गया। अब जैसे ये 9 डिग्री का ऊपर आएगा, ठीक है। अब फिर से ये भी ठंडा हो जाएगा। अब जैसे ये और ठंडा हो गया, जैसे 5 डिग्री हो गया, तो 5 का नीचे चला गया, 4 का ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से जब आपका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री पर पहुंचता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, तो आप करिश्मा देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस का पानी नीचे चला जाता है, ठीक है। और 4 डिग्री पर जो आपका वाटर है वो शो करता है मैक्सिमम डेंसिटी को, ठीक है। मतलब कि 4 डिग्री पर जब पानी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो मतलब कि अब जो पानी है वो नीचे वाला ज़्यादा डेंस हो जाएगा एज कम्पेयर टू 3 डिग्री और 2 डिग्री, और 0 डिग्री पर आपकी तो बर्फ़ ही जम जाएगी। तो इस आपने देखा होगा, जो आपकी झील होती है ऊपर ऊपर बर्फ़ जमी होती है और नीचे आपका पानी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जिसके कारण जो आपकी मैरीन लाइफ है वो जिंदा रह पाती है, ठीक है। तो मतलब कि 4 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स, जब एक रे ऑफ लाइट है एंटर करती है, जैसे एयर से ग्लास में एंटर करती है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। वेवलेंथ डज नॉट रिमेन सेम, ठीक है, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। A boy weighing 50 kg climbs 45 stairs in 9 seconds. If each step is of height 15 centimeter, then how much power did boy spend? अब पावर क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज पावर इज इक्वल टू कितने सेकंड में कितना काम किया, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा कि कितनी एनर्जी उसने स्पेंड की है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी उसकी। तो पावर क्या हो जाएगी, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे एम आपके पास कितना दे रखा है, एम आपके पास दे रखा है 50, और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में। एच आपके पास इसकी हाइट हो जाएगी, दैट इज 15 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो कितना हो जाएगा 0.15 मीटर। और कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी उसने, 45, तो इसको गुना कर देंगे 45 के साथ, ठीक है। और डिवाइड बाय टाइम, टाइम आपके पास 9 सेकंड ले रखा है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 पंजे 45 हो गए, ठीक है। अब जीरो से जीरो और ये पॉइंट कटेंगे, ठीक है, तो क्या बचा, 15, 5 और 5, तो 15 पंजे 75, और 75 को 5 से गुणा कर देते हैं, 25, 35 तो 37, 375, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कितनी पावर उसने खर्च की, 375 वाट। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। तो आपने देखा होगा बिब ग्योर, बिब ग्योर। अब आपका जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, ठीक है। मतलब कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है किसकी ज़्यादा होगी, वायलेट कलर की ज़्यादा होगी। अब आपके पास फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच म्यू, ये वी क्या है, आपकी फ्रिक्वेंसी, म्यू सॉरी म्यू आपकी फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो मतलब कि वायलेट कलर की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है वायलेट कलर। वायलेट के बाद आता है इंडिगो, इंडिगो भी नहीं है। उसके बाद है ब्लू कलर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू कलर की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रीन, रेड और येलो। क्लियर। नेक्स्ट है ए वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड इट ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, विच टाइप ऑफ वेव वुड इट बी? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। सी मतलब कि कितनी स्पीड से चल रही है, और लैम्डा मतलब कि कितनी उसकी वेवलेंथ है, ठीक है। तो सी आपके पास दे रखा है 300, और वेवलेंथ है उसकी 0.3, तो पॉइंट से जीरो ऊपर चली गई, 3 से ये कट गया 1000, तो फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई आपकी, 1000 हर्ट्ज, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपकी ऑडियो वेव है कि हमें 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब की जो आवाज़ है, साउंड है, वो सुनाई देती है, ठीक है। तो इस ये आ रही है 1000, तो मतलब कि 20 और 20,000 के बीच है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडिबल। अगर फ्रिक्वेंसी आती 20 से कम,
तो आनी थी इंफ्रासोनिक वेव। अगर आती 20,000 से ज़्यादा तो आनी थी अल्ट्रासोनिक वेव। क्लियर। नेक्स्ट है, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल। तो मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है, ये आपके पास पेंडुलम है। अब इस आपने इसकी लेंथ को हाफ कर दिया है, ठीक है। अब आपका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ठीक है। अब आपने क्या किया है, टाइम जो है सॉरी लेंथ है वो डिक्रीज कर दी है, एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब आपके पास लेंथ एल थी, अब आपने डिक्रीज कर दी, हाफ कर दी उसकी, तो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन 2 जी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे रेशो में तो सब कुछ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास केवल बचेगा टी डैश इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 जी। तो मतलब कि डिक्रीज हो रही है आपका जो टाइम पीरियड बाय फैक्टर ऑफ अंडर रूट 2। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड एयर बबल इन वाटर बिहेव एज। तो आपका एयर बबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जब आपकी लाइट रेज इसमें ट्रेवल करती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। डाइवर्ज हो जाती है तो एक तरीके से ये डाइवर्जिंग लेंस का काम करता है। तो आपका जो डाइवर्जिंग लेंस है वो आपका होता है कनकेव लेंस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर यूजिंग एनोमीटर। तो इसका यूज हम करते हैं विंड स्पीड को मापने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। तो मिनिमम डिस्टेंस आपका होता है 17.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू व्हाट। तो 1 हॉर्स पावर आपकी 746 वोट के इक्वल होती है, दैट इज 1 HP इज इक्वल टू 746 वोट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड आई क्यू डॉट्स।